दोस्तों नमस्कार। पांचवें चरण की वोटिंग खत्म हुई। पहले 4 चरणों की तुलना में पांचवें चरण में सबसे कम सीटों पर वोटिंग होनी थी, सिर्फ 49 सीटों पर। लेकिन इन 49 सीटों में से 41 सीट पिछली बार एनडीए जीती थी और उसमें से 32 सीट बीजेपी खुद जीती थी। यानी पहले 4 चरणों की तुलना में इस बार बीजेपी या कहें एनडीए की साख दांव पर लगी थी। खास तौर से महाराष्ट्र की सभी सीटें, खास तौर से रायबरेली को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सभी सीटें, खास तौर से बिहार की सभी सीटें, खास तौर से झारखंड की सभी सीटें। पिछली बार एक भी सीट इनमें से इंडिया को नहीं मिली थी, यानी उस दौर में जो विपक्ष था उसे नहीं मिली थी। सारी सीटें बीजेपी जीती थी और इस बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि दरअसल पिछली बार की तुलना में इस बार कहां कहां सेंध लगेगी। लेकिन जो आंकड़े हमारे रिपोर्टर्स के जरिए या कहें हमारे जानकारी के जरिए जो निकल कर आए उसने चौंका दिया। और यह चौंकने की स्थिति कमोवेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से खास तौर पर रही। यह कल्पना के परे रहा कि दरअसल यहां से ऐसे आंकड़े आ भी सकते हैं जो 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो शायद समूचा देश चौंक जाएगा। जहां पर बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन पर धाक जमाए बैठी थी, वहीं की परिस्थितियां क्या उलट तो नहीं गई। इस चरण ने दरअसल यही सब कुछ सामने लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि बाकी चरणों के तहत ही इस बार भी वोटिंग का परसेंटेज 2019 की तुलना में कम रहा। 2019 में तकरीबन 67% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार यह घटकर 62-63% पर ही बात अटक गई। और इसमें सबसे कम वोटिंग 2019 की तुलना में ध्यान दें तो तकरीबन 5% के करीब कम वोटिंग उड़ीसा में हुई और तकरीबन 2% की वोटिंग की कमी महाराष्ट्र में आई। बाकी जगहों पर 1% ज्यादा या 1% कम या उससे कम की स्थिति में वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दरअसल अखिलेश यादव जिस तर्ज पर चुनाव लड़े, उद्धव ठाकरे जिस तर्ज पर चुनाव लड़े, अखिलेश यादव को तो अभी आगे भी लड़ना है, लेकिन महाराष्ट्र में 48 सीटों पर वोटिंग आज पूरी हो गई। लेकिन आज जिन जगहों पर वोटिंग होनी थी वहां पर शिवसेना असली कौन है, शायद यह मैसेज अब दिल्ली को समझ में आने लगा होगा, क्योंकि जो आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे हो सकता है आप भी चौंक जाएं। और यही स्थिति पश्चिम बंगाल को लेकर जो उड़ान बीजेपी भर रही थी, उस उड़ान को जमीन पर ममता बनर्जी कहें या कहें टीएमसी के संगठन ने लाकर रख दिया। बिहार के भीतर हो सकता है कोई नया रिकॉर्ड बन जाए हाजीपुर में, यानी चिराग पासवान कोई बड़ा रिकॉर्ड बना दें। और यह भी हो सकता है कि रोहिणी आचार्य जो सारण से चुनाव लड़ रही थी वह जीत ना पाए। वजह कई है और जो वोटिंग के दौर में जो बातें निकल कर आई उसने वाकई इस दौर में बहुत सारी परिस्थितियों को चौंका दिया। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि दरअसल बिहार, बंगाल कमोवेश उतनी ही वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन उतनी वोटिंग या 1-2% ज्यादा की स्थिति में उत्तर प्रदेश आकर खड़ा हो गया। झारखंड के भीतर भी लगभग उतनी ही वोटिंग, 65-66% पिछली बार भी, इस बार भी। लेकिन वोटिंग में कमाल हुआ है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। लद्दाख में पिछली बार 68% वोट पड़े थे, इस बार वह 72% पर पहुंच गए। जम्मू कश्मीर की एक सीट जहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर पिछली बार 34% वोट पड़े थे, इस बार वो तकरीबन 59-60% तक पहुंचने की स्थिति में वोटिंग आ गई। यह शायद जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन हवा है जो लोकतंत्र और वोटिंग के आसरे बह रही है। लेकिन आइए, शुरुआत हमें लगता है आज महाराष्ट्र से करनी चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे बड़े कद के नेता और मोदी सरकार में सबसे महत्वपूर्ण नेता के तौर पर नाम पीयूष गोयल का आता है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अपने राजनीतिक अस्तित्व को पहली बार वह चुनाव मैदान में उतरे और मुंबई नॉर्थ से उतरे। मुंबई नॉर्थ की सीट बहुत ही ज्यादा मजबूत मानी जाती है या सेफ मानी जाती है बीजेपी के लिए। हमें लगता है कि अब सिलसिले को हम खोलना शुरू करें।
हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। दहिसर की यह जगह है जो कि मुंबई नॉर्थ का इलाका है, जहां पे एक राउंड सिर्फ देख लीजिए कितनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग देने के लिए एक पोलिंग बूथ पर निकल कर आए। पहले सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हर सीट का आकलन आपके सामने होगा। दरअसल यह दहिसर का इलाका है और दहिसर से मलाड तक शिवसेना का वर्चस्व रहा है। राजनीतिक तौर पर यहां के वोटर शिवसेना के साथ हैं, लेकिन हकीकत इस बार यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का उम्मीदवार मैदान में नहीं है, बल्कि इस इलाके में जिसका जन्म हुआ भूषण पाटिल, जो कांग्रेस के टिकट पर यहां से लड़ रहे हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना समर्थन में है क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ है। इस इलाके में बड़ी तादाद में गुजरातियों की जनसंख्या है। गुजराती और राजस्थानी तकरीबन 28% है, लेकिन दूसरी तरफ जो मराठी वो 32% हैं। मुस्लिमों की तादाद सिर्फ 9% है और उत्तर भारतीय 20% हैं। बीजेपी इसे अपने अनुकूल मानती रही और हमेशा से माना उसने कि गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय और मराठी वोट साथ हो जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति की हवा थोड़ी बदल गई और महाराष्ट्र की राजनीति में, वह भी मुंबई में, पता नहीं क्यों पिछले 4-5 दिनों से जो हवा बह रही थी वो गुजराती वर्सेस मराठी होने लगी थी। और जब घाटकोपर में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, घाटकोपर में भी बड़ी तादाद में गुजराती रहते हैं, इस बात को लेकर चर्चा और शुरू हो गई कि दिल्ली में बैठे 2 गुजराती मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं, उस मुंबई पर जिसको महाराष्ट्र में शामिल कराने के लिए ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, सैकड़ों की तादाद में शहीद हो गए थे। तो राजनीति अपने अतीत को, पन्नों को कैसे खोलती है, यह शायद मुंबई नॉर्थ का रिजल्ट आपको बता सकता है। यहां पर पीयूष गोयल और कांग्रेस के भूषण पाटिल आमने सामने। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस सीट पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी पूरा समर्थन कर रही हो, एमएनएस पूरा समर्थन कर रही हो। इनके जो 2 उम्मीदवार अपने तौर पर अपनी अपनी जगहों पर हैं, उनके भीतर भी खास तौर से उत्तर भारतीयों में एमएनएस का बीजेपी के साथ जुड़ने से कुछ सवाल पैदा हुआ। बीजेपी के भीतर भी सवाल था, खास तौर से जो शेट्टी इससे पहले जीत कर आए थे, उस बार उनका टिकट कट गया, उनके समर्थकों में भी गुस्सा था। ये तमाम परिस्थितियों ने 2-3 बातें बहुत साफ तौर पर कर दी कि दरअसल उत्तर भारतीय और शिवसैनिकों का वोट जो है वो ट्रांसफर बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपने तौर पर वोट ट्रांसफर बाकियों का होना था, उसमें चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर अजीत पवार की एनसीपी हो, वह वोट ट्रांसफर होने की स्थिति में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी का वोट उनमें ट्रांसफर यह नजर नहीं आया, जिसका बड़ा भुगतान तो इन लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए मुंबई के भीतर जिन 6 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें बीजेपी के लिए यही एकमात्र सीट थी जिसे वो मानकर चल रही थी वह जीत जाएगी, लेकिन यहां नाजुक स्थिति आकर खड़ी हो गई। और हैरान ना होइएगा, बड़े अंकों के साथ, बड़े आंकड़े के साथ कहीं पीयूष गोयल हार ना जाए। चुनौती दे रहे हैं, वोटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जो हवा बही, उस हवा ने सुबह से ही यह मैसेज दे दिया कि गुजराती बड़ी तादाद में वोटिंग देने निकले और उसके बाद जो मराठी और इस दौर में मुस्लिम वोट एक साथ जो पड़ने लगा है पूरे महाराष्ट्र के भीतर, वो चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो या एनसीपी शरद पवार की हो, कांग्रेस के पक्ष में तो वो पहले से है। इसने चीजों को डिगाया है। मुंबई के भीतर की 6 सीट, इसमें हमें लगता है 3 सीट बहुत पक्के तौर पर उद्धव ठाकरे के पास जा रही है। मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई नॉर्थ ईस्ट, यानी अरविंद सावंत, अमोल कीर्तिकर और नॉर्थ ईस्ट में संजय दिना पाटिल।
यह 3 सीट अपने तौर पर उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं। यहां पर चौथी सीट का सवाल जहां पर चुनौती है वह राहुल शेवले जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है और उनके खिलाफ अनिल देसाई जो उद्धव ठाकरे के, इनमें चुनौतीपूर्ण स्थिति है। माना जा रहा था कि राहुल शेवाले की स्थिति अच्छी है, लेकिन वोटिंग खत्म होते होते जो जानकारी वहां से निकल कर आई उसमें राहुल शेवाले भी कहीं निपट ना जाए। हालांकि वो उनका पलड़ा भारी है, लेकिन चुनौती बराबर की है। इसमें एक सीट कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ जिनके खिलाफ उज्जवल निगम को लेकर आया गया, वहां पर वर्षा गायकवाड़ जो नॉर्थ सेंट्रल की सीट है कहीं ज्यादा मजबूत है। यानी इन 6 सीटों के भीतर अगर ध्यान दीजिए तो सामान्य तौर पर स्थिति लगती है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीट जीतेगी, 1 सीट कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट राहुल शेवले या पीयूष गोयल। इसमें मामला उलझाया हुआ था, लेकिन अब क्लियर हो गया कि दरअसल इन दोनों सीटों में से सिर्फ एकनाथ शिंदे की राहुल शेवले की सीट बचती है। यानी बीजेपी का सुपड़ा मुंबई में साफ हो गया। और उसके बाद जब आप बात को आगे बढ़ाते हैं तो आपके जहन में आएगा कि कल्याण की सीट, कल्याण में चूंकि श्रीकांत शिंदे हैं, यहां पर यह चर्चा बहुत साफ तौर पर रही कि श्रीकांत के खिलाफ जो उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार थे वैशाली दरेकर, वो कमजोर उम्मीदवार थे। और दूसरी तरफ ठाणे में जो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार थे राजन विचारे, उनके खिलाफ शिंदे के ठाकरे ग्रुप ने नरेश गणपत राव महास्के को खड़ा किया जो कमजोर उम्मीदवार थे। यानी ठाणे और कल्याण में क्या समझौता हुआ, ठाकरे बटे हुए यानी शिवसेना बटी हुई उनके बीच में। शायद इसीलिए कल्याण से श्रीकांत शिंदे का पलड़ा भारी जरूर है और ठाणे में राजन विचारे जो उद्धव ठाकरे से आते हैं उनका पलड़ा भारी जरूर है। लेकिन उसके बाद जब आप आगे आइएगा, पालघर में भी उद्धव ठाकरे की भारती कामड़ी, इनका पलड़ा भारी है। हेमंत जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा कमजोर है। भिवंडी में सुरेश महात्रे जो एनसीपी शरद पवार के हैं उनका पलड़ा भारी है। और दूसरी तरफ पहले के एमपी बीजेपी के थे कपिल मोरेकर पाटिल, उनका पलड़ा इस बार कमजोर हो गया है। महत्वपूर्ण यह भी है कि नासिक और डिंडोरी प्याज के किसानों का गुस्सा शायद वोट की शक्ल में उभर कर सामने आया और यही वजह है कि डिंडोरी में भारती पवार जो मजबूत है वह चुनौती देने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई। यानी भारती पवार की जीत पक्की मानी जा रही थी जो बीजेपी की है, लेकिन इस प्याज के खेल ने शायद उनका खेल बिगाड़ ना दे, यह स्थिति जरूर नजर आई। और नासिक में तो राजू भाई वाजे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के हैं वो बहुत कई कदम आगे, उनके खिलाफ शिंदे ग्रुप के हेमंत गोडसे हैं, लेकिन उनका पलड़ा बड़ा कमजोर। धुले की सीट में कांग्रेस के पलड़ा भारी है जो शोमा बच्छाव है, उनका कहीं पलड़ा भारी है। सुभाष भामरे जो बीजेपी के एमपी हैं उनका पलड़ा कमजोर है। मैसेज क्या है? मैसेज है कि मुंबई के भीतर शिवसेना के ठाकरे गुट का कब्जा और दूसरी बाकी सीटों पर अपने तौर पर बीजेपी पिछड़ते पिछड़ते की स्थिति में एक सीट पर आगे दिखाई दे रही है जो भारती पवार है। और इसके अलावे कोई ऐसी सीट आपको नजर नहीं आएगी जहां पर मौजूदगी कल्याण में श्रीकांत शिंदे है, यानी एक एकनाथ शिंदे और दूसरा बीजेपी की डिंडोरी की सीट। इसके अलावे आपको कई बात महाराष्ट्र में नजर नहीं आएगी जो एक बड़ा मैसेज है, यह पूरी एक तरफा हवा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस दौर में पहली बार यह भी नजर आया कि उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव ने कमाल का चुनाव लड़ा है। और उत्तर प्रदेश में इससे पहले अगर आप 2019 में देखिएगा तो एनडीए को इन जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें एक सीट सिर्फ रायबरेली की ही कांग्रेस जीत पाई थी। 50% वोट उस वक्त एनडीए को मिले थे और इंडिया को सिर्फ 30% वोट मिले थे। लेकिन स्थितियां कैसे पलटती हैं या स्थिति कैसे पलट गई, इसको जरा समझिए। कांग्रेस के 10 में से 4 उम्मीदवार मैदान में और 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है। चौथी सीट जो 4 सीट में उसमें अमेठी की सीट भी है। अमेठी की सीट इसलिए जीत सकती है क्योंकि बीएसपी का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो गया, जो इससे पहले बीएसपी के साथ रहता था और वो बीजेपी के हक में नहीं गया। यही एक कारण है जहां पर किशोरी लाल जीत सकते हैं। अन्यथा रायबरेली में राहुल गांधी की जीत लगभग पक्की है। रायबरेली में दिनेश प्रताप उनके खिलाफ पुराने कांग्रेसी थे जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। इससे पिछली बार भी वही थे सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन पिछली बार हारे थे। इस बार भी
राहुल गांधी हो सकता है काफी वोटों से जीते, ये बात निकल कर आ रही है। रायबरेली और अमेठी के अलावे एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, बाराबंकी की, जहां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया मैदान में, और उनके खिलाफ राज रानी रावत। यहां पर तनुज पुनिया का पलड़ा भारी दिखाई दिया। और चौथी सीट झांसी की है, जहां पे प्रदीप जैन मैदान में है। हालांकि अनुराग शर्मा भी कमजोर नहीं है, जो बीजेपी के हैं। चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन प्रदीप जैन का पलड़ा भारी नजर आया। और यह यहां समझना होगा कि बुंदेलखंड के भीतर में झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा पिछली बार चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार हो सकता है 50-50 का खेल हो जाए। वो झांसी भी गंवा बैठे, और उसके साथ स्थिति कहीं ना कहीं हमीरपुर की भी बिगड़ी हुई है। हमीरपुर की बिगड़ने के पीछे बीएसपी है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मणों की जीत होती रही है। 7 बार ब्राह्मण जीते, 5 बार पटेल जीते। बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को उतार दिया, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने यहां पर पटेल को उतारा। यह स्थिति कहीं बीएसपी के हक में ना चली जाए, ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो हमीरपुर की है। उसके अलावे जालौन में बीजेपी के उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह वर्मा का पलड़ा मजबूत है, और बांदा में आरके सिंह पटेल हैं। ये पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, और समाजवादी पार्टी ने यहां शिवशंकर पटेल को टिकट दिया, लेकिन बुंदेलखंड 50-50 में आकर अटक गया है। अब यहां से बाकी सीटों पर आइए। मोहनलालगंज, यहां पर समाजवादी पार्टी के आरके चौधरी, इनकी स्थिति मजबूत है। लखनऊ में राजनाथ सिंह की स्थिति मजबूत है, हालांकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है, जो उनको सांसें ऊपर नीचे भी उनकी कर रहा है। लेकिन उसके बाद आइए आप फतेहपुर में, तो यहां पर साध्वी निरंजन ज्योति कमजोर पड़ रही है, और नरेश उत्तम पटेल जीत सकते हैं चुनाव। कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज यह चुनाव जीत सकते हैं, और जो सांसद थे सोनकर, विनोद सोनकर, जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जो कुछ वहां पर, चाहे वो वायरल वीडियो के तौर पर हो या फिर उनकी अपने तौर पर उन्होंने जो ब्राह्मणों को लेकर चोट पहुंचाई, ये सारे सवाल उलझते चले गए, और यह विनोद सोनकर यहां पर हार भी सकते हैं। फैजाबाद बड़ा महत्वपूर्ण है, और फैजाबाद में एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, जब अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा का सवाल देश भर के चुनावों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, घूम घूम कर कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेसी आए नहीं। अगर फैजाबाद में बीजेपी हार जाए तो क्या होगा? यहां एक बात समझनी होगी, यहां पर एक दौर में विनय कटियार हुआ करते थे, और 91, 96, 99 इन तमाम दौर में वो जीते थे, और फिर 2014 के बाद लल्लू सिंह आ गए। इस बार दांव खेला एक दलित को टिकट देकर, अवधेश प्रसाद को, जो पुराने समाजवादी, इनको टिकट दिया गया, और एक झटके में वोटिंग का स्टाइल पूरा बदलता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए कोई यह कह दे कि यहां लल्लू सिंह जीत जाएंगे, शायद यह एक तरफा होगा खेल। ऐसा नहीं, यह चुनौती की स्थिति है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की स्थिति, ताकत दोनों मजबूत है। गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह के सामने बेनी प्रसाद वर्मा की श्रेया वर्मा, उनकी पोती है, वह चुनाव मैदान में है, लेकिन यहां पर माना जा रहा है गोंडा में भी कीर्तिवर्धन सिंह कहीं ताकतवर हैं। मैसेज क्या है? मैसेज है कि 6 सीटों पर अपने तौर पर इंडिया गठबंधन जीत की स्थिति में है, और उसमें अगर रायबरेली मिला दीजिएगा तो 7 सीट हो जाएगी। पिछली बार 1 ही सीट थी, इस बार 7 सीट हो जाएगी। ये 7 सीट बढ़कर 9 और 10 तक भी पहुंच सकती है। बाकी 3-4 सीटों पर चुनौती, जिसका हमने आपसे जिक्र किया है, यह स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर की बता रही है कि एक ताकतवर तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर जो चुनाव लड़ा है वो लड़ा है। अब यहां पर एक दूसरी स्थिति आती है महाराष्ट्र और यूपी के बाद बिहार की। बिहार में उस ताकत के साथ नजर आरजेडी इस चरण में नजर नहीं आई। यहां तक कि जो सारण की सीट है, जहां पर राजीव प्रताप रूड़ी, जिन्होंने पिछली बार चंद्रिका राय को हराया था, इस बार चंद्रिका राय उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, और दूसरी तरफ किडनी देने वाली बेटी, लालू की सबसे प्रिय बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में थी। राजीव प्रताप रूड़ी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं 2 बार से, लेकिन मैसेज ये आया कि एक तरफ रोहिणी आचार्य है, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी और अपनी किडनी दी है,
तो इससे बेहतर बेटी हो नहीं सकती है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रिका राय ने उस पूरे वोट को बांट डाला जो रोहिणी आचार्य के साथ था, क्योंकि चंद्रिका राय ऐश्वर्या के पिता हैं, वो ऐश्वर्या जिसका विवाह तेज प्रताप से हुआ और तेज प्रताप की वजह से उनकी बेटी को घर छोड़कर निकलना पड़ा। जब बेटी ने घर छोड़ दिया तो चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी और जेडीयू में चले गए और इस चुनाव में वह घूम घूम कर प्रचार करते रहे अगर रूड़ी जीतेंगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह चंद्रिका राय होंगे। चंद्रिका राय, याद कीजिए, ये दरोगा राय के पुत्र हैं जो 70 के दशक में मुख्यमंत्री बिहार के हुए थे और इनकी बड़ी करीबी रही लालू यादव से। लेकिन जब बेटी के साथ उनके ऐसा हुआ कि घर से छुड़वा दिया गया, यह मैसेज लगातार चलते चला गया। दूसरी बात यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण थी कि रोहिणी आचार्य राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं, इसीलिए जब जब वो वोटरों से टकराई उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो कि लोग पचा नहीं पाए। तो ये सारण की सीट अगर आरजेडी नहीं जीत रही है तो बाकी जगहों पर क्या होगा, यह सिर्फ इस बात से समझिए हाजीपुर में चिराग पासवान कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं। यहां पर लालू प्रसाद यादव के राम मैदान में, यानी शिवचंद्र राम, जो पिछली बार पशुपतिनाथ पारस से चुनाव हारे थे, इस बार भी उनको खड़ा किया गया। लेकिन यहां चिराग पासवान के प्रति गजब की लोगों के भीतर वोट देने वालों की लाइन थी। मधुबनी में अशोक कुमार यादव, सीतामढ़ी में देवेंद्र चंद ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के, और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी। सवाल यह है कि इन तीनों को चुनौती कौन देगा। यहां पर यह सवाल आया, क्या मधुबनी में मोहम्मद अशरफ अली फातमी चुनौती देने की स्थिति में है और सीतामढ़ी में अर्जुन राय चुनौती देने की स्थिति में है। यानी सीतामढ़ी और मधुबनी का जो जीत हार का आंकड़ा होगा बड़ा छोटा होगा। और मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे अजय निषाद क्या ये भी चुनौती देंगे। लेकिन राजभूषण चौधरी को लेकर यहां पर जो पूरा संगठन काम कर रहा था उस लिहाज से संगठन उनके अनुकूल वहां पर नजर नहीं आया, जो आरजेडी का संगठन नजर आना चाहिए था। और एक मैसेज अंदरूनी तौर पर यह लगातार रहा, आरजेडी जहां मजबूत है वहां वो मजबूती के साथ खुद को रखती है, जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट आता है वहां वो डगमगाने लगती है। क्या बिहार के भीतर विकल्प कोई ना आए, कहीं ऐसी सोच है? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के तहत सारण का जिक्र इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो यहां सबसे ज्यादा यादव है, 3.5 लाख यादव है। लेकिन हमने कहा चंद्रिका राय एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी, ये चीजें बट गई। और छपरा शुगर मिल शुरू नहीं हो पाई, इसका घाटा रूड़ी को भुगतना जरूर पड़ेगा। और जो वहां पर विधानसभा है अगर आप उसको भी देखिए तो छपरा और अमनौर जो बीजेपी का गढ़ है अपने तौर पर, यहां वो चुनाव जीती थी, यहां पर इस बार उनके अनुकूल वोटिंग हुई है। ये बहुत साफ तौर पर वहां से जो जानकारी निकल कर आई खुले तौर पर, खास तौर से बालू माइनिंग से जुड़े हुए लगभग 40 लाख लोग इस दौर में परेशान रहे। अब सवाल था कि जब सरकार नीतीश कुमार की है, बीजेपी साथ है, तो परेशान रह के अगर आप शिफ्ट भी होंगे तो भी आपके हिस्से में चीजें नहीं आएंगी, वह भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। यह सारी स्थिति बिहार के भीतर की नजर आती है। हम बंगाल पर चलें उससे पहले हमें लगता है झारखंड का जिक्र जरूर करना चाहिए। झारखंड में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, यहां पर बीजेपी के हिस्से में तीनों सीट है। लेकिन पहली बार सीपीआई एमएल कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी सामने है। वह कैडर के साथ जिस तरीके से मैदान में है वह चुनौती देती हुई लग रही है। बाकी दोनों जगहों पर हजारीबाग एक क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इस बार जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिला। पीछे पहले यशवंत सिन्हा पहले ही कट चुके थे। इनका पूरा ग्रुप मनीष जायसवाल जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ और जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में। तो हजारीबाग की सीट नाजुक है, जो इस बार बीजेपी के लिए सेफ सीट के तौर पर हमेशा मानी जाती रही, वो कहीं डगमगा ना जाए। यहां पर मुस्लिमों की तादाद तकरीबन 15 से 17% है, दलितों की तादाद लगभग 15% है, ट्राइबल्स भी यहां पर लगभग 12-13% है। ये सारे मैसेज एक साथ जुड़कर बहुत साफ बताते हैं कि स्थिति नाजुक। और महत्वपूर्ण यह भी है कि हजारीबाग में मनीष जायसवाल और जयप्रकाश भाई पटेल ये दोनों पहले अलग अलग पार्टियों में थे। मनीष जायसवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, झारखंड विकास मोर्चा से निकलकर जेएमएम में आए और फिर मांडू विधानसभा क्षेत्र में पटेल और जायसवाल दोनों टकराए थे। यहां पर पटेल जीते थे और जो पटेल के पिता अगर आप ध्यान दीजिए तो टेकलाल महतो हैं जो 5 बार एमएलए रहे, 1 बार सांसद रहे। इसीलिए इस जगह पर हजारीबाग की सीट इस बार बीजेपी गंवा सकती है।
महत्वपूर्ण है बंगाल। बंगाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने बड़ी आसमानी उड़ान भरी और इस दौर में अगर ध्यान दीजिए तो बीजेपी के पास हुगली, बैरकपुर और बानगांव 3 की सीट थी और बाकी 4 सीट आरामबाग, उलबेरिया, हावड़ा और श्रीरामपुर यह टीएमसी के पास थी। लेकिन पहली बार ऐसे लगा कि हुगली और बैरकपुर में बीजेपी कहीं लड़खड़ा तो नहीं रही है। हालांकि हुगली में लॉकेट चटर्जी है, उनके खिलाफ रचना बनर्जी को खड़ा किया गया है, लेकिन फिर वही सवाल संगठन का। और बैरकपुर में तो पिछली बार बहुत कम वोट से बीजेपी जीती थी, सिर्फ 14,000 वोट से जीती थी। इस बार यहां टीएमसी के पार्था भौमिक। लेकिन एक ही फायदा बीजेपी को है क्योंकि एक तीसरे उम्मीदवार के तौर पर सीपीएम की मौजूदगी हर जगह नजर आती है। उलबेरिया में कांग्रेस की मौजूदगी, बानगांव में भी कांग्रेस की मौजूदगी और बाकी जगह सीपीएम की मौजूदगी है। यानी जरा सा भी वोट अगर बंटता है, जो अच्छा मैसेज यह है कि दरअसल इस बार बहुत सीधा मुकाबला मान रहे हैं। कांग्रेस और सीपीएम को लोग देख नहीं रहे हैं जहां वो टक्कर में नहीं है। इसका घाटा बैरकपुर में बीजेपी को होगा, इसका बहुत हिस्सा घाटा हुगली में लॉकेट चटर्जी को होगा। बानगांव में शांतनु ठाकुर, इनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि विश्वजीत दास टीएमसी की तरफ से हैं और कांग्रेस के प्रदीप सिंह हैं, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत नहीं है। तो अपने तौर पर जो बीजेपी को सीटें पानी थी, वो पाने की जगह अगर 1-2 सीट भी इस चरण में कम होती है तो यह बड़ा झटका होगा। अपनी सीट टीएमसी बचाते हुए 2 सीटों पर जीत हासिल कर ले तो बीजेपी को उम्मीद उड़ीसा से भी रही और उड़ीसा में वो ये मानकर चल रही थी कि इस बार उसके हक में होगा। लेकिन जिन जगहों पर बीजेपी पिछली बार जीती थी वो बोलांगीर की सीट, इस बार उसके लिए अनुकूल स्थिति बोलांगीर में नहीं है। हालांकि उसकी स्थिति अपनी सुंदरगढ़ में मजबूत है, उसकी स्थिति स्वरगढ़ में मौजूद है जहां बीजेपी थी, लेकिन बोलांगीर में मजबूत नहीं है। कंधमाल में बीजेडी की स्थिति बड़ी मजबूत है, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुकांत पाणिग्राही और दूसरी तरफ अच्युतानंद सामंत हैं जो बीजेडी के हैं। उनकी स्थिति वो ट्राइबल्स के बीच है, ट्राइबल्स की स्कूल चलाते हैं, इसका लाभ उनके साथ है। पिछली बार भी 1.5 लाख वोट से जीते थे। तो कंधमाल की सीट बीजेडी के हक में है। आस्का की सीट को में भी अपने तौर पर चेंज कर दिया था, बीजेडी जीती थी पिछली बार, इस बार चेंज किया गया उम्मीदवार और इनके जरिए यह सीट बीजेडी ने अपने अनुकूल बनाकर रखी है। यानी ध्यान दीजिए तो इस दौर में 3 राज्य एक तरफा वोटिंग के हिसाब से है, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। वो महाराष्ट्र है, वो उत्तर प्रदेश है, वो बंगाल है, जहां पर बीजेपी को लग रहा था उसे लाभ होगा, लेकिन वो घाटा ही घाटा है। बिहार में वो अपनी जगह बरकरार रखे हुए है। झारखंड में हजारीबाग मुश्किल में है और एक सीट और जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे, कोडरमा में चुनौती दे रहे हैं। तो यानी झारखंड में भी झटका लगने की स्थिति उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। जो मैसेज इस पूरे के पूरे 5वें चरण से निकल कर आ रहा है वो बहुत साफ तौर पर बतला रहा है कि अगर 41 सीटों में से खिसक कर इस दायरे में बीजेपी अगर 20 सीट पर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। और ऐसा होता बहुत कम है कि आपकी 50% सीट किसी एक चरण में एक झटके में कम हो जाए। ये वही चरण है और इसीलिए ये आंकड़े चुनौती और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सामने आकर खड़े हो गए हैं। यहां एक बात का जिक्र जम्मू कश्मीर को लेकर करना होगा। लद्दाख के भीतर वोट परसेंटेज का बढ़ना, मैसेज बहुत साफ है। इस बार वहां पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है जो पिछली बार नहीं जीती थी। परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के भीतर में जहां पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, यह भी हो सकता है इस बार उमर अब्दुल्ला चुनाव हार जाए। सज्जाद लोन उनके खिलाफ खड़े हैं, ऐसा हो सकता है और राजनीतिक तौर पर यह जम्मू कश्मीर की राजनीति में शायद एक बड़ा उलटफेर होगा। 2 मैसेज सबसे बड़े आखिर पे 5वें चरण ने एक संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी अपने बूते अपने तरीके से जो चुनाव लड़ रही थी उसमें कहीं गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में अब नजर आने लगी। जो चौथे चरण से खुलकर नजर आई वो 5वें चरण में व्यापक हो गई। 6ठे 7वें चरण में क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। महाराष्ट्र में 48 सीटों पर वोटिंग हो गई। पूरे महाराष्ट्र का विवेचना कल की जाएगी, लेकिन इन सब के बीच
झारखंड और बंगाल ने भी मैसेज दिया कि सब कुछ बीजेपी के अनुकूल नहीं है और जिस नवीन पटनायक को दरकिनार कर वह फतह लहरा रहे थे वहां पर भी अपनी सीट बचाने के लाले बीजेपी के साथ पड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।